हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले ही मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल। चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो या आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो। अगर आप बीएससी में हैं तो भी आगे कुछ एग्जाम देना चाहेंगे, अगर आप एमएससी में हैं तो भी आगे कुछ एग्जाम देना चाहेंगे लाइक सीएसआई या नेट। ओके। अगर आप 12th क्लास में हैं तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बट मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। आप ये देख सकते हैं, मैंने कुछ एक एग्जाम्स जो है वो एग्जाम के सिलेबसेस यहाँ पे रखे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि हम लोग जो टॉपिक आज देखने वाले हैं या आप जो टॉपिक अभी अगले आधे घंटे में 20 मिनट में जो आप देखने वाले हो, इसमें आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप क्या टॉपिक कवर करने वाले हो। अगर आप जी सेट गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इसके अंदर 9th नंबर पॉइंट में दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इसके अंदर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी करके एक टॉपिक है जो कि हमारा आज और आगे तीन, इस पूरे टॉपिक को मैं 4 सेशन में डिवाइड करूंगा। आज और आने वाले 3 और लेक्चर्स में ये टॉपिक आपका कवर होगा। ओके। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं या फिर फार्मेसी में एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हैं जी, तो आप जीपैट का एग्जाम देने वाले होंगे। ये पिछले बार की सिलेबस है, डेफिनेटली सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर टैक्सोनॉमी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग अपने इसमें ये भी कवर करने जा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, अगर आप गेट का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, मुझे अगर आप गेट लाइफ साइंसेज का एग्जाम कवर करने आप एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और इसमें भी आपको आप देख सकते हो माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, ये पूरा का पूरा एक जो है आपको यहाँ पे टॉपिक मिलता है जो कि हम लोग ये अपने 4 सेशन में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। अगर आप जैम का एग्जाम क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं या फिर आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक अभी आप बीएससी में हैं और एमएससी का एडमिशन के लिए आप देख रहे हो, तो जैम में भी आपको ये माइक्रोबायोलॉजी का एक पोर्शन मिलता है और उसके अंदर न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स ये भी वहां पे है। यू कैन सी कि आप इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जिसमें कि ये टॉपिक जो है हमारा वो इसमें कवर होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो सबसे पहले इस टॉपिक ये जो टॉपिक है हमारा ये है क्या, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। यू कैन सी हियर दैट माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स, राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, how we classify the microorganisms. So it is on the basis of their characteristics, what we can see, हम जो देख सकते हैं उनमें, चाहे वो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हों, अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, पहले हम उनको स्टडी करते हैं और जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो सेम ग्रुप के हैं या डिफरेंट ग्रुप के हैं, क्योंकि स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू different groups based on the characteristics they share or the characteristics they differentiate. Okay. दूसरी important thing है why, what is the and why it is important. It is important because इससे हम डाइवर्सिटी समझ सकते हैं। सपोज आपने कोई सॉइल सैंपल लिया या फिर आपने हमारा गट सैंपल लिया या फिर आपने माइक्रो एयर सैंपल लिया। उसमें कितनी डाइवर्सिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये हम तभी पता लगा पाएंगे जब हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर हम उनको पहचान पाएंगे। आपने कोई फूड सैंपल लिया, अगर आपको पता ही नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें ग्राम पॉजिटिव की डाइवर्सिटी ज्यादा है या ग्राम नेगेटिव की प्रेवलेंस ज्यादा है। दैट्स व्हाई डाइवर्सिटी पता करने के लिए भी हमें माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पता होना चाहिए। थर्ड, इट इज, और इससे बेनिफिट क्या होता है, इट अलाउज अस टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। जैसा मैंने अभी कहा कि इफ यू हैव अ सैंपल एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट वेदर दीज आर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव और दे आर बैसिलाई और दे आर कोकाई or they are spirula. Until and unless you do not know, you will not be able to identify them and you will not be able to characterize them. That's why to identify and characterize different types of microbes, we need to know these organisms, and that's why the classification system comes into play. Okay. Then it also helps us to develop the new methods for diagnosis and treatment of infections. Until and unless we do not know our pathogen, we will not be able to design the treatment strategy.
सो डायग्नोसिस के लिए और ट्रीट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे माइक्रो ऑर्गन को पहचानना होगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का काम याद आता है, कोच पोस्टुलेट। मैं आपको लास्ट में कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस बताऊंगा। सो प्लीज मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, आप देखते रहिए। एंड एज आई सेड, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, और क्या होता है इससे? क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमें हेल्प करता है न्यू स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए। किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज को कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो अकॉर्डिंगली हम एंटीबायोटिक्स या पेस्टिसाइड्स इनको हम उस पर प्लान कर सकते हैं, हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और हम उनको किल करने का या उनको कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा अब वन बाय वन अब हम लोग इसको डिटेल्स में चलेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आता है, ये आपको एग्जाम्स में भी मिल सकता है। जो मैंने कहा, आप जितने भी एग्जाम्स मैंने अभी नाम लिए उनमें से सिलेबस में ये रहता है, तो डेफिनेटली आपको उसमें क्वेश्चन मिल सकता है। सिस्टमेटिक बायोलॉजी, सबसे पहला जो टर्म है सिस्टमेटिक बायोलॉजी, क्या है ये? सो इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सबसे पहले हमें डाइवर्सिटी स्टडी करना है, और उसके बाद उन उस डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिम्स में से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिम्स सिमिलर ग्रुप के हैं, सिमिलर फैमिली के हैं, इसको जब हम अरेंज करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस डाइवर्सिटी स्टडी करना और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सिस्टमेटिक बायोलॉजी। ओके, सो इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो ब्रांचेस हैं सिस्टमेटिक बायोलॉजी में। एक है फाइलोजेनी और दूसरा है टैक्सोनॉमी। ओके, पहले हम टैक्सोनॉमी को डिटेल्स में लेके चलेंगे, फिर हम फाइलोजेनी के ऊपर आएंगे। सो टैक्सोनॉमी में क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, टैक्सोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज द टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ सिस्टमेटिक बायोलॉजी, इट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना और फिर उसके नामकरण करना, ये तीनों चीजें टैक्सोनॉमी में आती हैं। और ये आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने से लेकर के नोमेनक्लेचर करने तक में जो है आपको टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ती है। और ये होता कैसे? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसमें डेफिनेटली कई सारी चीजें इसमें स्टडी होती होंगी। यस, होती है इसमें स्टडी। क्या क्या स्टडी होती है इसमें? सो टैक्सोनॉमी जो है वो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पॉलीफेजिक टैक्सोनॉमी सिस्टम, और दूसरा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी सिस्टम। ओके, दोनों जो है वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पॉलीफेजिक टैक्सोनॉमी जो है, इसमें हम कई सारी चीजों को एक साथ देखते हैं। ओके, पॉलीफेजिक टैक्सोनॉमी में हम कई सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, और वो कई सारी चीजें क्या होती हैं? इसमें होती हैं आपकी फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाइलोजेनेटिक, जिसको कि बाद में सेपरेट कर लिया गया क्योंकि ये अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉलीफेजिक, क्योंकि पॉली वर्ड एक से ज्यादा और कई सारे कैरेक्टरिस्टिक के लिए, दैट्स व्हाई इज पॉलीफेजिक टैक्सोनॉमी। सो इसमें फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, इसमें फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके जो है वो फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इसके अंदर आता है, जिसमें कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे चीजें होती हैं। देन आपके फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेट मी जस्ट राइट दिस, मैं इसको थोड़ा आपको आपके लिए इजी करूं। सॉरी। ओके, सो फिनोटिपिक सिस्टम जो है, इसमें हम यू कैन सी हियर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल सिस्टम। इसको यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे नाम मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होना। इसको जो है फिनेटिक सिस्टम भी बोलते हैं, PHENETIC, फिनेटिक, फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसके अंदर आप ये देखिए मॉर्फोलॉजी। ओके, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटाबॉलिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक आपने देखा होगा, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम डिफरेंशियल मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं, अलग अलग टाइप के मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उसमें हम एक ये भी स्टडी करते हैं कि वो कौन कौन से शुगर्स को यूटिलाइज कर रहा है। क्या वो ग्लूकोज यूटिलाइज कर रहा है, या फिर वो लाइक यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूं, शुगर यूटिलाइजेशन इज वन एग्जांपल। ओके, शुगर यूटिलाइजेशन इज जस्ट वन एग्जांपल। इसके अलावा भी और भी होता है, कई सारे एंजाइम्स को वो प्रोड्यूस करता है। क्या वो कोएगुलेशन करवा पा रहा है, तो वो हम कोएगुलेज एंजाइम की स्टडी करते हैं। क्या वो यूरिया डिग्रेड करवा पा रहा है, तो हम यूरिएज की स्टडी करते हैं, एंड लाइकवाइज। सो
मॉर्फोलॉजी, जिसमें कि अपनी उसकी अपीयरेंस आ गई, वो बैसिलाई है या कोकाई है या स्पाइरुला है या स्पायरोकिट है। ओके, देन मेटाबोलाइट्स, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किस टाइप का उसका मेटाबॉलिज्म पैटर्न है, फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है, इरेगुलर शेप्ड है या फिर ओवल शेप्ड है या फिर वो रॉड है, एंड लाइकवाइज। देन एंजाइम्स वो कौन कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सभी चीजों को अगर हम स्टडी करके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो आपका फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं फिनोटिपिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ये आता है। ओके, नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट होता है अपना जीनोटिपिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, या फिर इसको इसको आप जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हम जीन्स, जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें हम जीन्स क्यों देखते हैं, जीन्स। आई होप आप जानते हैं, जस्ट मैं ये आपको यहाँ बता दूं कि हमारा जो पूरा जीनोम होता है, किसी अभी हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। जो जीनोम होता है, इट इज द कंप्लीट डीएनए, राइट। कंप्लीट डीएनए कंटेंट, जितना भी डीएनए सेल के अंदर है वो सारा का सारा जीनोम में आता है। लेकिन इसमें से जीनोम का जो फंक्शनल पार्ट होता है, सॉरी, जीनोम का जो फंक्शनल पार्ट होता है वो होता है जीन। और ये जीन कहाँ होता है, ये जीन डीएनए के अंदर ही होता है, क्योंकि सारा का सारा डीएनए जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता है, सारा का सारा डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है। सो एक पॉज लीजिए और प्लीज मुझे यहाँ पे बताइए कि डीएनए से आरएनए जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं। कमेंट्स में आप टाइप करके बता सकते हो मुझे, डीएनए टू आरएनए कन्वर्शन जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं। आई होप आपको आंसर पता होगा, अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ओके, सो मैं बताता हूँ, डीएनए से आरएनए को जाने के लिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, डीएनए टू डीएनए अगर जाता है तो वो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए टू आरएनए आता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, और आरएनए से प्रोटीन जाता है तो वो होता है ट्रांसलेशन। ओके, चलिए, तो डीएनए जो पूरा का पूरा जीनोमिक कंटेंट है वो सारा का सारा आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें से कुछ पार्ट ही आरएनए में कन्वर्ट होते हैं। एंड आरएनए में जो कन्वर्शन होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे वहां पे बताना चाहूंगा उसमें क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, डीएनए जो हमारा होता है, डीएनए, ये डीएनए हमारा जो है वो कन्वर्ट हो, जब वो ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है तो वहां पे वो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए में एक्सप्रेस होता है। नाउ इसमें से आरआरएनए, आपको पता है कि ये आरआरएनए जो है वो अपना राइबोसोमल आरएनए बनाने में हेल्प करता है। टीआरएनए आपको पता है कि वो अपने कोडोन्स के साथ मैच करना और फिर वो सारा, एंड एमआरएनए जो है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिससे कि फर्दर अपना प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, आरआरएनए से राइबोसोम्स बनेंगे, राइबोसोम के ऊपर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो राइबोसोम्स आर आल्सो द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको बहुत ही क्लेवरली आंसर करिएगा कि व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स होते हैं। ओके, और अगर उसमें आपको राइबोसोम ऑप्शन नहीं मिले तो डेफिनेटली आपको वहां पे साइटोप्लाज्म मिलेगा। अगर साइटोप्लाज्म है तो आप उसको लगा सकते हैं। चलिए, सो अब यहाँ की बात कर लें, मैं जो इस पे डिस्कस कर रहा था, अपना जो आरआरएनए होता है जो कि फर्दर राइबोसोम बनाता है, राइट। राइबोसोम्स यहाँ से बनते हैं। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, यानी कि प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में आपको पता है एक लार्जेस्ट सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, राइट। सो ये जो अपना राइबोसोम है, इसको, ये पूरा का पूरा जो है ये कहलाता है 70S। ओके, ये आपको पता है एस कहाँ से आया है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ये कमेंट, ये एस बॉक्स, एस जो वर्ड आया है 70S, ये कहाँ से आया है, अगर आपको पता है तो प्लीज रिप्लाई करिए टू चेक योर नॉलेज वेदर यू आर नोइंग। आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा। इवन देन आई जस्ट वांट टू, प्लीज आप इसको अगर आंसर कर सकते हो तो प्लीज इसको आंसर करिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैं बता दूंगा। एस जो है वो सेडबल कोफिशिएंट के लिए यूज होता है। द वर्ड एस, कैपिटल एस, इन द this unit is used for the Sedberg coefficient, and that is all about the sedimentation rate of the ribosomes. But
70 जो वर्ड है वो डिफरेंट है, आप इसको अलग पॉइंट से देखिएगा कि यहाँ पे जो है, जो बिगर पार्ट ऑफ राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स है, ये होता है आपका 50s। ओके, 50s। और जो स्मॉलर पार्ट है, ये होता है 30s। तो आप ये सोचे होंगे कि 40 + 30 तो 80 होता है, लेकिन यहाँ पे ये एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर है। दैट्स व्हाई 50s एंड 30s इज डिफरेंट पार्ट। जो अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो किस तरह से सेटल होते हैं वो, और यूनाइटेडली ये किस तरह से सेटल होते हैं वो। नाउ ये जो इसका स्मॉलर सब यूनिट पार्ट है, इसमें ये जो है लार्जर सब यूनिट हो गया राइबोसोम का, और ये है स्मॉलर सब यूनिट। इसको SSU-RNA भी बोलते हैं, यानी कि आरएनए का वो पोर्शन जो इस राइबोसोम के लिए कोड करता है, इसको स्मॉल सब यूनिट आरएनए भी बोलते हैं। स्मॉल सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए, जो वो आरएनए जो इस पार्ट के लिए, ये राइबोसोम एक प्रोटीन है, सो प्रोटीन जो है वो आरएनए से बनेगा। तो एमआरएनए का वो पोर्शन जो 30 सब यूनिट के प्रोटीन्स को बनाता है, उसे कहते हैं कंबाइनली SSU-RNA। तो अगर आपको क्वेश्चन कहीं मिले तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट, इट इज स्मॉल सब यूनिट आरएनए। ओके, नाउ ये जो अपना है यहाँ पे, ये मैं क्यों इसमें जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सो 50s और 30s में हम लोग आ गए। 50s पार्ट आपको समझ में आ गया, 50s पार्ट क्या है, 30s पार्ट क्या है। ये जो 50s सब यूनिट है, ये फर्दर मिलके बना होता है यहाँ पे 23s, 23s, 5s, okay, and 34 different proteins। okay, 25 23s, 5s and 34 different proteins। वहीं ये 30s सब यूनिट है, ये बना होता है 16s RNA and 21 different proteins। ओके, ये जो 30s सब यूनिट है वो 16s RNA और 16s RNA प्रोटीन और 21 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर के ये बना हुआ होता है। एंड यहाँ से आता है हमारा की प्लेयर, ये जो है अपना 16s। सो 16s RNA जो होता है वो जीनस लेवल पे वो कंजर्व्ड होता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस थ्रू आउट द इवोल्यूशन। अगर एक ही सेम जीनस के ऑर्गेनिज्म में इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हुए हैं, दैट्स व्हाई 16s RNA सबसे ज्यादा यूज होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। चलिए, अब आगे आते हैं, मैं इसको थोड़ा और आपको बताऊं तो ये है आपका, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करते हैं तो टैक्सोनॉमिक रैंकिंग आपने सुना होगा, क्वेश्चंस भी आते हैं इससे कि टैक्सोनॉमिक रैंकिंग क्या होती है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, टैक्सोनॉमिक रैंकिंग। ओके, सो टैक्सोनॉमिक रैंकिंग में ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको आपके लिए इजी किया है। तो पहले आपको ये पता होगा, किंगडम होता है, डोमेन होता है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज है। आपने पढ़ा है इसको, लेकिन इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, आप इसको इस कोड से इसको याद कर सकते हो। ये कोड क्या है? DPC। ओके, डोमेन फाइलम क्लास क्लास। ओके, DPC ऑफ किसका DPC? DPC of genus and species। ओके, सो DPC of genus species, अगर आपको ये स्टेटमेंट याद हो जाए, DPC of genus species, DPC of genus species, और इसके ऊपर आता है किंगडम। बट वो अपने प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, हमारे प्रोकैरियोट्स में डी से होता है, यूकैरियोट्स में किंगडम से आता है। जो अपने प्लांटी और एनिमेलिया है उसमें किंगडम आता है, बट यहाँ पे ये नहीं आता है। सो प्लीज याद रखिएगा, DPC ऑफ जीनस स्पीशीज, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी चार वो ऑप्शंस में दे देंगे और उसको बोलेंगे कि आप इसको करेक्टली अरेंज करिए, तो अगर आपको ये स्टेटमेंट है, डेफिनेटली आप ये 1 या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये आप श्योर शॉट आप इसको करेक्ट करने वाले हो, आपको कोई ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं कर सकता है। ओके, DPC ऑफ जीनस स्पीशीज। चलिए, सो अब इसमें ये आता है कि हम अपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई जब करते हैं, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो कितना क्लोजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसमें अगर हम इसको जीनस लेवल तक तो ठीक है, जीनस लेवल तक आप 16s RNA सीक्वेंसिंग से भी कर सकते हैं। फर्दर उसको अगर हमें क्लासिफाई करना है तो उसके लिए हमें स्पीशीज लेवल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए
डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है, जीसी कंटेंट है, पीसीआर के थ्रू हम कर सकते हैं और फिर फर्दर हम इसमें लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायबल जो है वो आरआरएनए जो 16S आरआरएनए जीन सीक्वेंसिंग है वो होता है, जिसमें कि 16S आरआरएनए सीक्वेंस करने के बाद हमें उसके जो सीक्वेंसेस मिलते हैं, उसको हम लोग सिमिलैरिटी सर्च करते हैं और उसके बेसिस पे फाइलोजेनेटिक ट्री बनती है एंड देन हम उसमें आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा। ओके, सो आई होप आप समझ सकते होंगे अब कि व्हाई 16 आरएनए क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ ये एक तो ये मॉलिक्यूलर मेथड है, ओके? और 16S आरएनए जो है वो इतना ज़्यादा कंज़र्व्ड है कि इसका ये काफ़ी हद तक जो है ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देता है और इसको परफॉर्म करना भी ईज़ी है। आपको बस एक स्पीशीज़ जीनस स्पेसिफिक रैंक मार्कर्स चाहिए होते हैं, प्राइमर्स चाहिए होते हैं। आपको अपने ऑर्गेनल का डीएनए चाहिए होता है, आप उसमें पीसीआर परफॉर्म करिए और वो आपको रिजल्ट्स दे देता है। वहाँ पे जो पीसीआर प्रोडक्ट होता है, फर्दर हम उसको यूज़ करके फर्दर उसकी सीक्वेंसिंग एंड ऑल करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको डिटेल्स में मैं डिस्कस करूँगा। ओके, सो just you can go through all this like 16 RNA analysis is a powerful tool, okay, for microbial classification system because it is accurate, sensitive, rapid and versatile. ओके, 16 आरएनए मेथड जो है वो एक्यूरेट है, रैपिड है, सेंसिटिव है और वर्सेटाइल है। ऑल्सो 16 आरएनए एनालिसिस इज टिपिकल व्हाई? बिकॉज़ इट यूज्ड टू क्लासिफाई द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एट द जीनस एंड स्पीशीज लेवल। सो आप देखिए कि आप अपना अननोन ऑर्गेनिज्म अगर आपके हाथ में है तो आप उसको जीनस और स्पीशीज लेवल तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड इतना ही नहीं, फर्दर इसको हम हायर टैक्सोनॉमिकल रैंकिंग में भी इसको चेक कर सकते हैं। ओके, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, पूरी की पूरी जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनती है, वो 16 आरएनए सीक्वेंसिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि थ्रू आउट द इवोल्यूशन 16 आरएनए में अगर एक ही जीनस के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिलीशन या म्यूटेशंस नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कि वो कंजर्व्ड डोमेन होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ द चॉइस ऑफ द साइंटिस्ट टू स्टडी दैट पार्ट। ओके? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और इसको हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो भी हमें दिखता है, उसकी रैंकिंग हम करते हैं। इसको मैं नेक्स्ट जो अपना सेक्शन होगा, नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा, वो उसमें मैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से शुरू करूँगा। अभी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो रहा है। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके नॉलेज में थोड़ा-थोड़ा ऐड ऑन कर पा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यस, आपको इस मेरी वीडियोज़ देखने से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको मैं जैसे ही वीडियोज़ डालूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप जो है मेरे वीडियोज़ को देख कर के अपने नॉलेज को एनरिच करते रहें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक, आपके नोन तक और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके क्योंकि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो जो बुक्स डिटेल्स में नहीं जाते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्रिस्पी फॉर्म में आपके पास रख के। सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू।